अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। आज आपने देख लिया, इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने कह दिया, रीट्रेट किया बल्कि अपने स्टैंड्स को, और उन्होंने बताया कि उनकी जो लाइफ है उसके मकासद क्या है। उनका मकसद ये नहीं है कि इक़्तिदार जो है वो हर हाल में रखा जाए और अपने पास रखा जाए, बल्कि उनका जो मकसद है वो अक़दार का है, इक़्तिदार का नहीं है। तो अब होगा क्या? इसका ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि सेनेट के इलेक्शंस के बाद ये जो सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है, वो किस करवट बैठेगी। तो ये ज़रा देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी सलाम अलैकुम। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूँ, मैं ज़रा नाज़रीन को बता दूँ कि अभी एक बड़ी अफ़सोसनाक खबर आई है, और वो ये है कि टर्की में एक हेलीकॉप्टर, जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर है, वो गिरा है और उसमें 10 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। तो हम तमाम ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत करते हैं, और पाकिस्तान आपको पता है कि तुर्की का दोस्त है, बरादर इस्लामी मुल्क है, तो हमें भी उतनी ही तकलीफ़ है जितनी कि हमारे तुर्की भाइयों को है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला पूरी कौम को, तुर्क कौम को सब्र अता करे। डॉक्टर साहब, आमीन। ये जो सेनेट का सिलसिला हुआ है, इसमें ज़रा मुझे बताएँ कि अब आप क्या देख रहे हैं? क्या होने जा रहा है? इसमें काफ़ी लोग एक्सपोज़ हुए हैं, और हमारा सिस्टम जो था वो तो एक अफ़ूनत ज़दा जो हमारा जो सिस्टम है, वो एक दफ़ा फिर उसमें उसके गटर के ऊपर से जो ढक्कन है, वो फिर उतरा है, और फिर हमारी कौम को महसूस हुआ है कि ये कितना गंदा निज़ाम है हमारा, जिसको हम लेके फिर रहे हैं, और जो हमारे लिए एक इंतहाई शर्मनाक बात है। अब हम कहाँ जा रहे हैं जी? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, मैं इसको थोड़ा-सा ना बॉक्सेस के अंदर रख के तो एक्सप्लेन करने की सिचुएशन बताऊँगा ठीक, कि ये हो क्या रहा है। ठीक। हमारी जो माफ़िया है पाकिस्तान में, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्रिएट की है पिछले 30-35 साल में, वो माफ़िया जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ऑपरेट करती है जैसे एक क्रिमिनल कोई इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना, रोग एजेंसी जैसी होती है, वो बिल्कुल ऐसे ऑपरेट करती है। अब इसमें पीटीए गवर्नमेंट का भी कसूरवार है, उन्होंने भी एक्टिवली नहीं लिया। इन्होंने ये जो इलेक्शन कमीशन का जो रेफरेंस था, ये इन्होंने पिछले साल दिसंबर में भेजा था सुप्रीम कोर्ट में कि जी इलेक्शन जो है ना वो ओपन बैलेट से होना चाहिए। अब इस वक़्त मार्च है, तो इस सारे अरसे के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके परस्यू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तो ज़ाहिर इंटरेस्ट नहीं लेना था। अगर यही केस हमजा शहबाज़गी का होता, तो वो तो सैटरडे वाले दिन भी लाहौर हाई कोर्ट खोल ली थी जस्टिस शमीम ने, सिर्फ़ मंडे तक ज़मानत देने के लिए। लेकिन चूँकि ये शरीफों का मामला नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट भी बैठी रही। सुनते रहे, सारे दुनिया के लोग आ गए वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया, वो बड़ा गोलमोल सा फैसला दिया कि जी आप यूँ भी कर लें, तो यूँ भी कर लें। भई आपके पास ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपके पास पता है सब कुछ, और आप उसके ऊपर आपने फैसला देना, तो आप क्लियर कट उसमें डायरेक्शन दें। आपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की, उसको बताएँ कि भई क्लियर इसमें क्या करना चाहिए आपको। किस तरह जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी को मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह उसको वेव किया जा सकता है। वेविंग क्लॉज़ ये तो लॉयर्स हैं, इनको बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने वही काम किया जो जस्टिस साकिब निसार ने हमजा शहबाज के और आयशा हद केस के अंदर किया, कि चीफ जस्टिस साकिब निसार, वो जो साहब का चीफ जस्टिस है, उन्होंने आयशा हद जिसने एफआईआर करवाई हुई थी हमजा शहबाज के खिलाफ, उसको अपने चेंबर में बुलाया और वहां पे बिठा कर तो अच्छे बच्चों की तरह इनकी सुलह करा दी। सुलह क्योंकि करवा अगर दी। वो उस एफआईआर पे अगर जीआईटी बन जाती, तो हमजा शहबाज ने नाअहल हो जाना था मुस्तकिल तौर पे, क्योंकि उसमें आर्टिकल 62 63 आ जाना था। वो कहती थी कि मैं इसकी बीवी हूँ, ये मानता नहीं था। और वो एक सारी चीज़ जो है ना, वो आपको पता ही है जो हालात है वहाँ पे। तो हमारी जो जो ये जुडिशरी से शुरू शुरू हुई है, बड़ा बारीक काम इन्होंने किया। और जो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था, वो उससे भी ज़्यादा अंधोनाक और क्रिमिनल रवैया था। आई मस्ट से दैट कि आपको 24-25 घंटे पहले, 36 घंटे पहले बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमने यहाँ पे देखा है कि अगर जज जो है वो फ़ोन के ऊपर बेल ले लेते हैं, यहाँ पे जजेस के ऑर्डर के ऊपर, जहाँ हम रहते हैं बर्तानिया में, डिपोर्टेशन रोक दी जाती है। जज फ़ोन पे इमिग्रेशन को कहता है कि इस बंदे को जहाज़ पे नहीं तुमने बिठाना, इसको फौरी जहाज़ से उतारो। यानी अगर आपने कोई काम करना हो, और इस दौर में जब पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस रोज़ लाखों की तादाद में नोट छापती है, तो क्या उनके लिए 1500 बैलेट पेपर छापना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम था? उसपे चले वो और कुछ नहीं था, तो आप खुद ही हाथ से नंबर लिख लेते उस पे।
आपको तो पता होना चाहिए था ना उसको। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ये सिकंदर सुल्तान और ये जो इन्होंने बगैर प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के डस्का का पूरा इलेक्शन को इन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया। जबकि जो अपोजिशन यानी जो पार्टी, जो कंटेस्टिंग पार्टी, जो उसने कहा था कि हमें 20 इलेक्शंस पे हमें एतराज है, 20 पोलिंग स्टेशन, यानी नून लीग ने 20 पोलिंग स्टेशन का कहा इलेक्शन एक कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने एक पूरे हल्के एक तो को चीज एक तो नाहल चीज कर डॉक्टर साहब, एक तो चीज एस्टेब्लिश हो गई है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये बायस्ड है, ये वेल इंटेंशन नहीं है, उन्होंने जाहिर कर दिया। ये तो अब क्वेश्चनेबल बात है ही नहीं। अब आगे बताएं कि आप क्या करना है। ये तो पता चल गया कि एक तो ये है देखे। कि उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप कुछ बिगाड़ सकते हैं उनका? जरा मुझे बताएं ना, क्या गवर्नमेंट सिकंदर सुल्तान राजा साहब को का कुछ बिगाड़ सकती है? प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने एड्रेस टू द नेशन में हर ये कह चीज दिया। में, हर चीज का एक रेमेडी, पाकिस्तान में कोई बंदा इनविंसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आप उनके खिलाफ रेफरेंस लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप उसको चैलेंज करें। ये तो कोई नहीं, यानी ये तो ताउमर की नौकरी तो किसी की भी नहीं पक्की होती ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सबके सब। यानी अगर जजेस के रिमूवल का एक सिस्टम मौजूद है, तो इलेक्शन कमीशन की भी अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए, चाहे वो एक किस किस को इंडिपेंडेंट रिमूव आजाद करवाएंगे अदालत। डॉक्टर शाहिद? किस किस को रिमूव करवाएंगे, मुझे ये बताएं। अब वो जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो जो बंदा असेंबली में कंडक्ट कर रहा था इलेक्शन, उसके मुझे एक्सेंट से पता चल रहा था कि वो सराइकी है कोई। ठीक है, तो अब वो इन लोगों को उन्होंने डिप्यूट किया हुआ है, इन लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया हुआ है। किस किस को निकलवाएंगे आप इलेक्शन कमीशन में से? वो किस तरह सूट देखे मार रहा था इसका जो, ऑपोजिशन के लोगों को, और किस तरह प्राइम मिनिस्टर आया तो वो बैठा हुआ था। देखे बात ये है, मैं तो चूंकि सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक इश्यूज पे ज्यादा बात करता हूँ, ये मेरा एरिया है, तो मैं तो ये बात करूंगा कि मेरे लिए इंतहाई शर्म की बात है कि जो कल डीएसआर रिपोर्ट गई होगी दुनिया के जो मुल्कों में, जो पाकिस्तान में जो सफारतखाने हैं, उन्होंने अपने अपने मुल्कों में जो रिपोर्ट लिख के भेजी होगी, उसमें इंतहाई शर्मनाक बात होगी कि ये वहां पे जो लोग उसको कि किस तरह कंडक्ट कर पाकिस्तान रहे के अंदर आप पैसे दे के आप पॉलिटिशियंस को, सेनेटर्स को, यानी जो हाईएस्ट बॉडी है पाकिस्तान की, उनके लोगों को आप किस तरह खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में सियासतदान जो है वो किस तरह बिकता है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिख के भेजी होगी। और ये एक बड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर मैं बलोचिस्तान के सेनेटर खरीद लूं, तो मैं वहां पे एसेट डेवलप कर सकता हूं, मैं वहां पे अब, या मैं केपीके में अपने सेनेटर खरीद लूं, उनको पेनिट्रेट कर लूं, उनको एसेट को कल्टीवेट कर लूं, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान काम है हैं। पाकिस्तान की ये ये तमाम ये ये आप एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा कंट्रोल सिनेरियो करने का। क्रिएट कर ये आप ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मैं ये कर लूं, आपको क्या पता कि हो सकता है पहले से ही हुए हुए हूं। कोई, भाई मैं तो एक, मेरे पास तो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो इस वजह से तो मैं तो एक देखें ना, मफरूजा की बुनियाद पे बात। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है शायद, अगर 4 करोड़ या 5 करोड़ या 8 करोड़ के ऊपर एक बिक रहा है मुर्गा जो है, तो उसको कोई 10 करोड़ रुपए देगा तो उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। आई आई एग्री आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो नुक्ता नजर है कि आपका सवाल ये था कि इनको कैसे खत्म किया जाए। तो जितना जोर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 20 साल में टीटीपी, अलकायदा और दाइश और इससे रिलेटेड जो तंजीमें थी, दहशतगर्द तंजीमें थी, जितना टाइम उन्होंने उन पे लगाया है, अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले और वो इससे आधे से भी कम रिसोर्सेज जो है वो लगाएं इस काम पे, इन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए। और वर्ड मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एलिमिनेट। एलिमिनेट का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जब वहां पे सिविल वॉर की कैफियत थी, मुल्क में खाना जंगी हो रही थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक और ये ऑर्डर इशू किया। उन्होंने ये कहा कि यू कैन टेक स्पेशल मेजर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यानी जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो कयाम था, वो भी उसी फॉर्मूले को सामने रख के बनाया गया। अब यहाँ पे पूरा आपका जो कैपिटल है वो फॉरेन एजेंट से या वो उन लोगों से भरा हुआ है जो जिनको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन से लेके और सेनेटर और सेनेट के लोगों तक। अब मतलब जो जरदारी ने किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये जरदारी वही है जो राहील शरीफ के खिलाफ इंटेल लेने के लिए जा रहा था, ईंट सेंट बजाने के लिए जा रहा था। अब मैं जब जरदारी को सुनता हूँ तो मुझे एक ऐसा शख्स याद आता है कि जो एक मिसाल है कि वो रोज सुबह सुबह जो है वो मॉर्निंग में डेफोकेशन के लिए, टॉयलेट के लिए किसी घर के सामने जाता था और वहां से वो अपना बिजनेस करके वापस आता था। उसका हर रोज ये काम। तो जो मालिक मकान था वो बड़ा तंग आ गया उसके, ये पता नहीं कौन लोग है, कौन बंदा है।
तो एक दिन उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो जब उसको पकड़ा तो वो बंदा उनका साबका मुलाजिम था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये रोज क्यों करते हो, गंद डाल के जाते हो यहाँ? तो कहने लगे जी मैं रोज आपके सामने इस वजह से करके जाता हूँ कि आई वांट टू टेल यू दैट आई एम अलाइव एंड आई एम लिविंग एंड आई हैव समथिंग टू ईट। यही काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ माफिया ने बड़े अदब के साथ हमारी जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो सो कॉल्ड सिलेक्टर्स हैं, उनके साथ किया कि उन्होंने उनके घर में आके, इस्लामाबाद के अंदर आके उनके घर के सामने उन्होंने ये गंद डाला है, डेफोकेशन की है उनके दरवाजे के सामने। वो ये बताना चाह रहे हैं आपसे सरकार के कि हम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास अभी भी ताकत है और लेकिन हम अभी भी जो हम वो तो न्यूट्रल है ना, वो तो न्यूट्रल है, उनके घर के सामने जो मर्जी वो करते हैं, उनको क्या। देखिए जी, उनकी उनकी जो न्यूट्रलिटी जो है ना वो उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। आप अपनी जबान से जो मर्जी कहते रहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, जब आप एक चीज में शामिल हो गए तो बस फिर यानी जो पुलिस है वो ये कहती है कि अगर आप जुआ देखते हुए भी पकड़े जाएंगे तो आप पे उतनी ही सजा होगी जितना जुआ खेलने वाले के लिए सजा है। तो जब आपने ये अपने गले में ये उस तरह की माला डाली हुई है पिछले 35 40 50 साल से, तो जनाब आप इसको या तो पहने रखें, तो इसको कभी तो उतार के रख दिया और कभी पहन लिया, इस तरह का तो नहीं है। अभी आप टैंकों की एक्सरसाइज करते हैं, जहाज उड़ाते हैं। अब एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जीएनएन इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मुझे ऑफर किया कि अगर तुम JF-17 थंडर प्रोग्राम बंद कर अबैंडन दो कर दो। तो मैं तुम्हें एयर चीफ बना दूंगा और तुम्हें मैं जो तुम मुझे कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। यानी एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, यानी उसके, ये तो एक आपका सिटिंग जनरल बात कर रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो उनकी स्टेटमेंट है। तो उस बंदे को फैसिलिटेट करना, उस शख्स को, और वहां पे ये जो आज गए थे दोनों भाई जनरल बाजवा और फैज हमीद साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो इनको थोड़ा सा ये जो होम्योपैथिक काम है इसको थोड़ा सा आगे करना चाहिए, थोड़ा सा तेज कर, थोड़ी सी अपनी जो इनकी जिस ताकत का इन पे इल्जाम लगाया जाता है उस ताकत का थोड़ा सा इजहार कर दें। हमारी भी ना बेइज्जती करवाएं, अपनी भी ना करवाएं। अब जब लेकिन लेकिन एक आपके चीज ये ऊपर भी तो हो पूरा सकती है लेबल ना, लगा दिया गया। एक चीज ये भी हो सकती है शायद जी कि ये लोग बड़े तेज होते हैं, ये अपनी मार्केटिंग बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बाइडन आए हैं, बाइडन के आने के बाद इन्होंने कहा जी कि मुझे दावत आई है और मुझे जनाब उन्होंने बुला लिया। किया क्या था, निशाने पाकिस्तान उनको दिया था, वो तस्वीरें इनको याद थी, वो इन्होंने बेची और उनका जी कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात। हो सकता है यही चीज जो है ये बेच रहे हो यहाँ पे भी, न्यूट्रल्स के सामने भी, कि जनाब मेरी तो उनके साथ बड़ी डायरेक्ट है और गपशप है, अब आप मुझे लाएं, मुझे मौका दें, देखिए मैं सारे मामला आपके पाकिस्तान के ठीक करवा दूं। मैं आपको एक छोटी सी वाकया सुनाता हूँ। जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं आई थी तो मैं बीबीसी मॉर्निंग शो में, मैं बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पे मुझे बुलाया प्रोग्राम करने के लिए। तो उस प्रोग्राम में एक प्रेजेंटर ने, जो टीवी प्रेजेंटर था, उसने मेरे से सवाल किया कि व्हाट वुड बी द ड्रोन पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, अभी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बना था। तो मैंने ये जवाब दिया, मैंने कहा वेल the drone policy is run by the security establishment and obviously they will give him his input and whatever will be the suitable way they will be able to implement that। अब इस पूरी खबर में ये मैंने टीवी पे, ये मैं इसका मतलब मेरी जुबान से मैंने ये कहा है। तो जो उन्होंने मैसेज दिया इस बात से कि भाई हमारा अगला बंदा जो है ना वो नवाज शरीफ है, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप घर में बैठ के डरते रहेंगे तो ये सारे टैंक, जहाज, ये शिप्स जो है ना ये सब बेफायदा हो जाते हैं। आपके पास ये जो इस्लामाबाद टेरिटरी है, को 20 किलोमीटर के स्क्वायर माइल्स में ये टेरिटरी है, आपने इसका दिफा करना है। इसमें कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कैसे रहता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस जैसे कैपिटल में बैठ के एक जरदारी जैसा एक क्रिमिनल शख्स, कि मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जरदारी जैसे एक क्रिमिनल शख्स और नवाज शरीफ जैसा जो मुजरिम है, और ये जो मुजरिमा दूसरी मरियम नवाज है, ये खड़ी होके इधारों के खिलाफ गालियां निकालते हैं और आप कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अब अगर कोई अल्लाह देता बेचारा अगर कोई बात कर दे तो आप तो पूरा उसका घर उठा के ले जाते हैं, उसको तो सांस लेने का मौका नहीं देते। लेकिन आप अपनी बेइज्जती कराए जा रहे हैं। जो काम करने वाला है वो आपसे, आपको कोई स्पिनिंग कर रहा है। जब पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी हुई है ना, सबसे बड़ी चीज ये है, पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है, तो उस अवाम का जो एतमाद है आप पे, आप उसको ठेस मत पहुंचाएं। जिस दिन अवाम का एतमाद
आप पे से उठ गया, आपके एहतराम से उठ गया, उस दिन फिर आपके लिए, जैसे मसला मुशर्रफ हो के जाए। ज़माने में आपने वर्दी पहननी छोड़ दी थी और आपने लंबे बाल रखने शुरू कर दिए थे, वो फिर वापस आ जाएगा वो जो इज़्ज़त एहतराम आपने अच्छा, बहाल किया पिछले चंद साल। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारी अखलाकियात का भी जनाजा जो निकला हुआ है, उसके बारे में मैं चाहता हूँ आपकी जरा ओपिनियन लूँ। ये जो हमारे मीडिया में इधर उधर हम देखते हैं, ये जानते हुए कि ये लोग किस तरह के हैं। अब मैं देख रहा था कि उनकी जीत के ऊपर किस तरह शादियाने बजाए जा रहे थे। मीडिया के लोग हमारे जो हैं, शायद उनको क्या गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। एक वो बंदा है जो तंजीम साजी करते हुए पकड़ा गया, उसको फिर आपने बुलाना शुरू कर दिया। भाई, आपकी भी तो कुछ अखलाकियात हैं ना। आपने एक बंदे को देखा है कि उसका कैरेक्टर क्या है। एक बंदे को आपने इस जलाल तरह देखा, चौधरी वो की बात पकड़ा कर गया। रहे हैं। ठीक है, मतलब अब ये एक एक नहीं है, ये कई किस्म के तलाल चौधरी जो हमारे एंकर्स हैं या जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो साफ ये क्यों नहीं कह सकते जी, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं एक काम तो कर सकता हूँ ना, कि मैं इस बंदे को अपने शो पे नहीं बुलाऊं, और उसकी वजह ये है, और उसमें मैं अपनी खवातीन की इज्जत के लिए ये कर रहा हूँ कि हमारी खवातीन को इज्जत दी जाए। तो इस तरह के जो हमारी अखलाकियात का जनाजा निकला है, इसमें हम भी सब लोग शरीक हैं ना। देखिए, मीडिया का जहां तक मामला है, शरीफों ने तो इलेक्शन कमीशन में जो अपने एक्सपेंसेस जमा कराए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने 70 करोड़ रुपया मीडिया पे खर्च किया है। अब ये खबर मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पे इस पे कोई डिबेट नहीं होती कि उन्होंने 70 करोड़ किस ग्रुप को दिया, किस एंकर को दिया, किस अखबार नवीस को दिया। तो वो जिन्होंने 70 करोड़ लिया है, जिन्होंने अरबों रुपया शरीफों से और जरदारियों से लिया हुआ है, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का शिकार है। यानी एक खबर आज वो ये जो पीरजादा है, शाहजेब खानजादा, वो शेर रशीद का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसका कह रहा जी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इलेक्शन अब हम आइन के तहत कराना चाहिए। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आइन के तहत, उसने कहा जी इलेक्शन आइन और कानून के और तहत होगा। कानून के तहत, अब हाँ। वो कानून का जो लफ्ज था, शाहजेब खानजादा ने उसको डिलिबरेटली डिलीट कर दिया, क्योंकि अगर कानून के तहत होगा तो इसका मतलब है आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं एज यू रिक्वायर्ड। लेकिन जो इस तरह की जो स्पिनिंग है, जो एंकर्स और जो मीडिया के लोग वो इस तरह की स्पिनिंग करते हैं, वो एक शर्मनाक है। मतलब नजम सेठी जैसा बंदा, जनरल असलम बेग ने हमें, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो कह रहे हैं जी ये 1963 में ये पाकिस्तान आया, फिर ये बलोच बलोच अलहदगी पसंदों के साथ भी ये लड़ता रहा, उनके साथ मिलके। उसके बाद इसको आईएसआई ने जब इसको पकड़ा तो अमेरिका ने शोर मचाया, इंडिया ने शोर मचाया। इसके बाद अब एक ऐसे शख्स को, जिसका इतना बड़ा डॉजी कैरेक्टर, आपने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो 35 पंचर वाली जो स्टोरी है, वो ये नजम सेठी से रिलेटेड है। नजम सेठी जो है वो क्रिकेट के अंदर भी इन्वॉल्व है, और क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे चीजें जो हमें यहाँ लंदन में पता चलती हैं, जिन लोगों से ये उठते बैठते रहे, ये प्रीमियर लीग और ये बीसीसीपी के जो पीसीबी का जो के जो मामला थे, तो नवाज शरीफ ने तो हर इदारे को इदारों को तबाह कर मतलब गए हैं ना। जो काम उनका था, इदारों को तबाह कर दिया। आज पीसीबी का देख लेना, पीएसएल खत्म हो गई ना। ये इनकी जी। नाअहली की वजह से हुई ना। इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए आज एक बदनामी का बायस बने हैं ये लोग। इदारे तबाह हो गए, वो उनका मकसद था, वो उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब मुझे देखिए, जरा थोड़ा आप सा ये इदारों बताएं के लिए, कि जी, अभी अभी डॉक्टर साहब रिकंस्ट्रक्शन के लिए। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इसमें अब इलेक्शन जो सेनेट का हुआ है, उसके बाद अब इन्होंने लेना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर तो हो जाता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ठीक है, अगर नहीं होता फिर क्या होगा? और क्या इमरान खान फिर ही विल कम बैक विद वेंजेंस? देखिए, इमरान खान ने तो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसने खुद लिया ना, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन नहीं है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन है। और चूंकि ये ओपन जगह पे होगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई जुर्रत करेगा अगर कि वो उसकी मुखालफत करे। और अगर मुखालफत करेगा, तो जब इमरान खान ने कह दिया कि अगर मैं नंबर कम हो गए तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं इन हाउस तब्दीली कर लूंगा, उसने कहा मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। तो अब अगर वो उसने वो तो यहाँ तक खुल के सामने आ गया है। और मुझे ये लगता है कि वो उनकी जो ये जो कॉन्फिडेंस का वोट लेने की जो मूव है, ये सक्सेसफुल होगी, और इसने पीटीएम की जो बदमाशी है, या जो उनकी उसका जो नैरेटिव है, उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है कि वो आके बिलावल को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दें। बिलावल तो शायद अहल ना हो प्राइम मिनिस्टर बनने का, किसी एक को भी वो लेंगे तो उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो अब मजे की बात यह है कि नून लीग बेगानी शादी में दीवानी हुई फिर रही है, मरियम नवाज ऐसे ही नाचती फिर रही है। ना इनका कोई सूबा बलूचिस्तान में कोई सेनेटर बना है, ना
सुबह KPK में, ना सुबह सिंध में, ना इस्लामाबाद में। यानी ये चारों जगहों पे इनका कोई सेनेटर नहीं जीता। और ये इस तरह यानी बगानी शादी में दीवाने हो रहे हैं। मरियम इस तरह बोल रही है कि जिस तरह सारे इलेक्शन सेनेट का उसने जीत लिया। लेकिन लेकिन सेनेट की उसने सबसे उसने ये तो कह दिया ना, उसने ये कहा है कि हमारा टिकट जीता है। उसने कहा हमारे टिकट के लिए जिन लोगों ने कहा था हमने उनको टिकट दिए हैं, तो आज वो उस वजह से ये जीते। अब ये भी देखें, ये भी एक सबूत है, ये भी एक सबूत ये नहीं है मुझे कि पता इन्होंने कि ये करप्शन किस की है। चीज का टिकट है। ये नहीं पता कि वो किस सिनेमा का टिकट था, वो मूनलाइट सिनेमा का टिकट था या वो तो खैर लिबर्टी जरदारी ने सिनेमा देना का था ना। टिकट, आई डोंट नो, आई हैव नो अच्छा आइडिया अबाउट इट। अच्छा, लेकिन अब जो करने, एक एक जी, हाँ, बताएं बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी तक जो हमने मसाइल बताए हैं उसका हल सिर्फ ये है कि तमाम इदारे जो है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिप्लोमेसी से रिलेटेड, वो एक ड्राइंग बोर्ड पे इकट्ठे हों दोबारा। और मुझे उन पे पूरा एतमाद है कि वो दे कैन डिलीवर, दे आर डूइंग परफेक्टली वेल, लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव डन एक्सीलेंट। तो उनको दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के और इस कैंसर से जान छुड़ाने के लिए एक बड़ी रोबस्ट पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। और दूसरा, इमरान खान को उनकी एम्पावरमेंट की जरूरत है। यानी उसने जो जुल्फी बुखारी, रजाक दाऊदी, बाबर टाइप जो जो अपने गिर्द लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए हुए हैं, इनके बजाय इमरान खान को हर रोज एक इनपुट होना चाहिए। इमरान खान जैसे अमेरिकन, अगर ट्रंप अमेरिका चला सकता है या, तो उसने तो इदारों की बुनियाद पे चलाया ना। ट्रंप खुद तो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं था किसी चीज। तो इसी तरह और दूसरी इमरान एक खान की चीज, भी अपनी। जो एक और चीज जो है ना, वो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ये कहा जाता है ना कि इदारे आजाद होने चाहिए, इदारे जरूर आजाद होने चाहिए, लेकिन इदारे जो हैं वो गद्दार नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये देखें, आज मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर तक एक वीडियो करूंगा। आज आपको पता है कि इंडिया को जो फ्रीडम हाउस है उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। यहाँ पे इंडिया में आज आग लगी हुई है कि जी उनकी रैंकिंग जो है वो फ्री से पार्शली फ्री पे आ गई है। उसमें अब देखें, मैं सब कुछ देख रहा था, उनके लिए उनके बड़े नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे थे, लेकिन उनका जो इलेक्शन कमीशन है उसने 4 आउट ऑफ 4 लिए। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, अब जरा उसका कंपैरिजन कर लें आप कि उसकी क्या हालत है। कि आज सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे उठ गया है, इनकी गद्दारी की वजह से। ये आजादी नहीं है। आजादी तो ये ना कि आपको आजाद किया जाए ताकि आप फैसले बेहतर कर सकें, आप विदाउट एनी प्रेशर जो है वो कर सकें। लेकिन ये किस तरह की आजादी है कि आप किसी की साइड लेना शुरू कर दें। देखिए, जो जो रिटायर्ड फौज के जो अफसरान है, जब उनसे कभी हमारी बात होती है कोई जनरल्स वगैरह से, तो वो हमें एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं जी ये फैसला नहीं लेंदे पे, ये पानी मुक गया है। यानी जो पंजाबी जबान के अंदर कहते हैं। तो हमें हमें एहसास होता है, हमारे अल्लाह उनको जनरल ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब यहाँ पे लीजा इंस्टीट्यूट चलाते थे, तो वो कहते थे कि हमारे जमाने में अगर एक सिपाही आके किसी डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेंट कर देता था ना कि मेरे घर में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो पूरा जिला जो है वो हिल जाता था। तो आपने अपने आप को खुद डाउनग्रेड किया। यानी जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे जो क्रिमिनल लोग हैं, ये क्रिमिनल माफिया और क्या है। आपने बड़े बड़े, ये इनको डील करने के लिए सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर टाइप से ज्यादा बड़े रैंक का बंदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपने इनको जरूरत से ज्यादा इज्जत दे के अपनी इज्जत कम कर ली। और उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने, जैसे वो जनरल आसिफ नवाज को खरीदने की कोशिश की उस जमाने में। एक इन्होंने कलसूम नवाज का एक बड़ा कोट मशहूर हुआ था अखबार में कि हम किसी जनरल की बेगम को अगर शॉपिंग करा दें तो हम जो मर्जी करा सकते हैं, हाँ, C-130 ले जाए, राइट। उसको भर के ले। तो ये वो ऐसे चीजें करते हैं कि जहां से इन्होंने जो है वो, अब उसमें जनरल कयूम जैसे लोग हैं जो जिन्होंने, जो इनको इज्जत से छोड़ देनी चाहिए थी सेनेट, जैसे जनरल अब्दुल कादर ने सेनेट छोड़ी, लेकिन जनरल कयूम जो है वो चिपके रहे उसके साथ। हालांकि और जनरल कयूम को मेरे सामने, जनरल तिरमसी ने भी नहीं छोड़े। जनरल उन्होंने भी नहीं कयूम छोड़े। को मेरे सामने ब्रिगेडियर उस्मान खालिद ने पूरी ब्रीफिंग दी थी इमरान, इसके नवाज शरीफ के इंडिया के साथ लिंक्स के बारे में। मैं उस डिनर में मौजूद था, मेरे साथ सकलैन इमाम भी मौजूद था जो पीटीसी पे काम करते हैं लंदन के अंदर। हमने एक बात की थी और मुझे वो अच्छी तरह याद है कि वो मेरे से वो एक जगह पे चले गए, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आप क्यों गए सर वहां पे, आपको तो नहीं जाना चाहिए था। कहने लगे जी मुझे फलाना शाह साहब ले गए थे जा। तो मैंने कहा ये जो एम्बेसी बनाई हुई है यहाँ पे, इसको आग लगाने के लिए बनाया, आपका काम है, आप कहीं जा रहे हैं, आप मिलिट्री ताशी को फोन करें कि भाई मुझे फलानी जगह से हाँ, इनविटेशन आया, क्या मैं चला जाऊँ वहां पे या ना जाऊँ। ये वो चीज है। अब यहाँ पे जनरल आके सड़कों पे फिरते हैं, कोई किधर फिर रहा है, कोई किधर फिर रहा है, कोई पता नहीं किधर आ रहा है जा रहा है। ये चीजें जो है ना, जैसे अपने आप असद को दुरानी बेलेटर ने कर। रॉ वाले के साथ मिलके किताब लिखी, और ये उसी जनरल के, उसी
रॉ के चीफ के साथ किताब लिखी, जिसने अपनी किताब में ये लिखा है, उसने ये लिखा है कि व्हाई किल व्हेन यू मेक देम करप्ट, यानी बिल्कुल। जिन लोगों को आप करप्ट बना सकते हैं उनको मारने की क्या जरूरत है। ये एएस दौलत जो फॉर्मर रॉ चीफ है, हाँ, उसने मेरी और किताब में रॉ लिखा का है। चीफ था। जी, और जनरल असद दुरानी ने उसके साथ मिलकर किताब लिखी है। अब बात करने का मकसद ये है, और आप इनको तो देखेंगे, मैंने पिछले जरदारी और नवाज शरीफ ने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे इदारों को, उनके इंस्टीट्यूशंस को करप्ट करने की कोशिश की। यानी जहां पे ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले तो डायरेक्ट पैसे देने के बजाय फिर उन्होंने भाइयों को, वालदाओं को, रिश्तेदारों को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना शुरू कर, ताकि कोई शक ना करे। अब यही काम बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें पता है कि किसके भाई ने और किसके ने जो है ना वो, अब ये इसी तरह की तबाही जो है वो मलिक रियाज ने इस्लामाबाद में मचाई हुई है। और बदनाम किसका नाम हो रहा है, बहरिया का नाम बदनाम हो रहा है, नेवी का। यानी उसका नेवी के साथ क्या ताल्लुक है भाई? एक प्राइवेट आदमी जो है वो पाकिस्तान नेवी का इस्तेमाल करके जमीनों पे कब्जे करी जा रहा है, और जमीनों पे और चाहे उसमें परवेज लाई हो, चाहे नवाज शरीफ हो, और चाहे हमारी साजिद बहरिया जरदारी हो। खुश है उसके ऊपर, हमारी बहरिया आराम से बैठी हुई है। भाई आप बहरिया का अंदाजा तो, लगाए, उनका तो मामला सारा समंदर में है ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, आप तो जितना क्या मर्जी फर्क जमीन पे कब्जे करी जाए, है, लेकिन उनको क्या फर्क, वो रहना तो। अच्छा, अब जरा मुझे आखिर में थोड़ा सा मुख्तसरन ये बताएं कि ये जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिसमें ये हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरा पैसे का खेल तमाशा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आप और हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं लोग, शायद ये खून के आंसू रो रहे हैं। मुझे कल से इतने लोगों ने फोन किए हैं, मुझे इतने मैसेज आए हैं। अब यकीन करें कि लोग कह रहे हैं कि उनका उनका बस नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो जब देखते हैं ये सब कुछ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका क्या ख्याल है इस बारे से? देखें, बात यह है कि मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था कि हमारे, हम शायद वो लास्ट जनरेशन है जिनको पाकिस्तान के साथ इस तरह की मोहब्बत है और खुलूस है, और हम बहुत सारी उनकी जो बदतमीजियों और जो जलालतें हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। जो हमारी अगली जनरेशन है वो तो हॉलीडे पे भी नहीं जाएगी पाकिस्तान, वो जाएंगे टर्की, मोरक्को या इजिप्ट चले जाएंगे। उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान जाने की? आपने जब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हमारे घरों पे कब्जे हो रहे हैं, हमारे वहां पे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट से घर जा रहे हैं, दीना जा रहे हैं पिंडी से, रास्ते में गाड़ियां लूट ली हैं, वो सारे उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते थे, इमिग्रेशन भी, सारे के सारे मिलके वो करते थे। लेकिन उसके बावजूद किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जो कर रहे हैं ना ये हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं, जो बड़े पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, और ये जितने पिंडी बॉयज हैं, मेरी इनसे गुजारिश ये है भाईजान कि आपने तो 2-3 साल के बाद चले जाना है। तो जो अगले वाले आ रहे हैं, जो पिछले वाले आ रहे हैं, उनके लिए ऐसी सीट छोड़ के जाएं कि जिसपे उनको बैठते हुए फख्र हो, और हमें भी आपके साथ एसोसिएट करते हुए फख्र हो, कि हमें पता हो अब आपने ये जो बदमाश छोटे छोटे, इनको तो के लिए तो पुलिस ही काफी है, इनके लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बदमाश क्रिमिनल लोग हैं। यानी सरेआम जो है वो कराची में जो कुछ कर रहे हैं मुराद अली शाह और उसकी जो गवर्नमेंट है, और नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, इन्होंने जो कुछ किया है, उसके लिए तो कोई फौज बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो पुलिस का काम है। तो आप पुलिस को थोड़ा सा अगर एम्पावर करेंगे, और पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डीपली इसको बैठ के सोचें कि पाकिस्तान का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। और मैं बड़े, मेरा मेरा ईमान बड़ा मजबूत है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो इन्होंने करतारपुर राहदारी खोली, जो इन्होंने हिंदुओं के टेम्पल्स को रेनोवेट किया, आई एम रियली ग्लैड जनरल पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सब कुछ किया, क्योंकि हमारा एक ग्लोबल व्यू है। हम मजहब की बुनियाद पे नहीं चलते, हम टैलेंट की बुनियाद पे चलते हैं। और अगर हम पाकिस्तान एक फ्यूचर में एक सुपर पावर बनना चाहता है, तो उसको इन तमाम चीजों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। और जो बिल्कुल। जितने पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं, उसको मजहब, और मजहब जो होता है वो एक इंडिविजुअल का मजहब होता है, और वो अपने कैरेक्टर से शो करता है कि मेरे मेरे मजहब ने क्या सिखाया है। सिर्फ एक लेबल लगाने से, अगर मैं एक मुसलमान हूँ, 5 हज किए हुए, लेकिन मैं करप्ट हूँ, मैं एक ड्रग डीलर हूँ, और मेरे मुकाबले में कोई दूसरा शख्स है जिसके पास हज के लिए जाने के पैसे नहीं है, तो मेरे लिए इससे ज्यादा वो बेहतर है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चीज है। और नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग की एक कैंपेन चलानी चाहिए। जिस तरह ये हर मौके पे एक गाना इशू करते हैं, इस तरह इनको एक नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग कैंपेन चलाए। और अभी इमरान उसका भी खान ने, करना। ठीक। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि करप्शन जो है वो कौम लड़ती है करप्शन के साथ, इदारा नहीं लड़ती। तो पूरी ओके, ओके। कौम को आपको
साथ बुलाना पड़ेगा और कौम मिलके जो है ना बुलाना वो पड़ेगा अगर इस करप्शन के खिलाफ शामिल होगी तो लोग जो है मुल्क जो है वो जल्दी तरक्की करेगा और आपकी इंशाल्लाह इज्जत होगी पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह। डॉक्टर थैंक शाहिद, यू। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप ये देख लें कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब से इमरान खान आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमारे हमसाया मुल्क को एक्सपोज किया है और उसकी लीडरशिप को एक्सपोज किया है, उसके नतीजे आने शुरू हो गए। आज फ्रीडम हाउस ने जिस तरीके से इंडिया को डिग्रेड किया है, पार्शली फ्री कर दिया है, पहले से फ्री से नीचे लेके आ गए हैं, ये सारे का सारा जो है ये इमरान की जो कैंपेन थी उसका असर हुआ है और उसके हम नतीजे देखना शुरू हो चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई और आ गया तो लग पता जाएगा इन लोगों को जो कि बहुत सी प्लानिंग्स कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इतना बड़ा इम्पैक्ट इमरान खान ने डाला है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको भेजा गया या इनके खिलाफ साजिशें की गई जिस तरह की हम देख रहे हैं, तो ये मसाइल जो हैं ये पूरे मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अल्लाह करे कि मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल हो सकें। तो ये तमाम इदारों को समझना चाहिए। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतुमाए खेशरा तो दानी हिसाब कमो गेशरा। मुझे इसराक सना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।